मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वीडियो मिल रही हैं और आपको दी जा रही हैं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में, जिसमें मैं आपके लेकर आया हूँ 36 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद के पूरा निचोड़ राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा से डीपीएसपी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारे अनुच्छेद उंगलियों पर याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम के लिए बताने की जरूरत नहीं है कि डीपीएसपी से एग्जाम में हर बार कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ पे, जहां मैं आपके लेकर आया हूं खास वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गो। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीपीएसपी। दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको डीपीएसपी के बारे में नॉलेज है या नहीं। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने डीपीएसपी एक बार ज़रूर देखा होगा या पढ़ा होगा। आपको एक बात पता है कि यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें इस डीपीएसपी को क्लियरफाई किया गया है, समझाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी आपको डीपीएसपी में प्रॉब्लम है। मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी डीपीएसपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फाइनल है और आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं इसके अंदर आपसे अपने में, जब संविधान बन गया, सब कुछ चीज़ें हो चुकी थी, मैं आपको उतना लेके नहीं जा रहा, ऊपर बताऊंगा आपको मैं। तो एक उप समिति बनाई गई, उसका मोटिव रखा गया कि मौलिक अधिकारों की जैसे हमको कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए जो राज्यों पर लागू हो, जिनका प्रयोग राज्य करे, या ये कहें जिनके प्रयोग से राज्य अपने आप को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक उप समिति बनाई गई। उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी जी को ये काम दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, कई देशों के संविधानों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन संविधानों में जो कुछ लिखा था, वो अधिकार जो लिखे थे, उन सबको पढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। नंबर एक, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ये बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये वाद योग्य हैं, मतलब ये परिवर्तनीय हैं। कहने का मतलब क्या था, यहाँ कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो आपके मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है या आपके अधिकार कोई छीन लेता है, हनन हो जाते हैं, या आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये बात बोली गई फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसी के साथ ही एक और बात रखी गई सामने, जिसमें बात किया गया अवाद योग्य, मतलब कि डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी है, इसमें कहा गया कि ये भाग 4, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया। कहा गया कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उस प्रकार से डीपीएसपी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। ये बात इसमें कही गई। और एक बात इसमें बहुत जानने और समझने वाली है, जो बताना चाहूँगा आपको मैं। आई होप कि आपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके लेकर आ जाऊँगा। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई आपको असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लेता है, तो आप अपने इस गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और इन सब का प्रयोग कर सकते हैं आप अनुच्छेद 32 के द्वारा।
जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के रिटों यानी लेखों का वर्णन किया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर डीपीएसपी का आप ऐसा कोई करता है, उल्लंघन होता है, तो इस बात को लेकर आप इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करूं इसके बारे में कि जो डीपीएसपी बनाया गया ये प्रेरित किस चीज़ से था। तो आपको पता होगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में थे, तो उस समय जो अधिनियम आया था उसी अधिनियम में कुछ ऐसे विचार रखे गए थे जिनको मिलाकर डीपीएसपी को बनाया गया। इसके साथ साथ जो जरूरी है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहाँ से शामिल किया गया है, तो आयरलैंड से भारतीय संविधान में डीपीएसपी को लाकर रखा गया है। अगर बात की जाए कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य सिंपल सा था कि लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना, मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित करना जहां जनता को हर प्रकार की सुविधाएं और उनका कल्याण आसानी से हो सके। और ये सारा काम किसका था? राज्य सरकार का। यहां बात आती है उन आर्टिकल्स की जिनका वर्णन डीपीएसपी में किया गया है। जैसे आपके सामने एक आर्टिकल दिख रहा होगा, आर्टिकल 36, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 36। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें का बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है राज्य सरकार, कार्यपालिका, नगरपालिका, इन सब की परिभाषाओं को इसमें रखा गया है। या ये कहें राज्य कैसे काम करेगा, राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो इसका वर्णन आर्टिकल 36 में किया गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के प्रति काम करेगा। बात करते हैं आर्टिकल 37 की। राज्य जब अपनी नीति बनाएगा तब वह डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। आपको पता है हर राज्य का मुख्यमंत्री एक विशेष नीतियों को हमेशा सामने लेकर आता रहता है। तो जब भी कोई राज्य का मुख्यमंत्री राज्य कोई भी नीति, नियम, कुछ भी योजना लागू करता है, तो उसको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग वो सारे काम करेगा। इसको ध्यान रखकर सारा काम वो करेगा। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 37 में। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38। इसमें बताया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक योजनाएं बनाएगा, जो हर राज्य का काम होता है, जैसे अस्पताल खोलना, पेंशन देना, छात्रवृत्ति देना यानी कि स्कॉलरशिप देना, और सामाजिक न्याय लागू करना। और ये ध्यान रख लेना कि राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में आय और प्रतिष्ठा के समान अवसर उपलब्ध हों। कुल मिलाकर मतलब ये है आर्टिकल 38 का कि राज्य का ये दायित्व है कि वह जनता के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की भावना ना रखते हुए सबको समान अवसर, सबको समान अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएगा। यह है आर्टिकल 38। बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो इसमें कहा गया है कि महिलाएं और पुरुष अगर ये काम करते हैं, रोजगार करते हैं, तो इनको आजीविका के समान अवसर प्रदान किए जाएं। ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम सैलरी दी जाए, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दी जाए, और ऐसा भी नहीं कि पुरुष और महिलाएं काम दोनों बराबर कर रही हैं लेकिन बावजूद भी उनके अंदर भेदभाव है। ये काम राज्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 39 में बोला गया है। आर्टिकल 40 जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यह है राज्य पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ये बात आर्टिकल 40 में बोली गई, आर्टिकल 40 में बोली गई है। और जब 73वां संविधान संशोधन 92 में आया, यानी कि 1992 में आया, 1993 में जब ये पारित हो गया, उसके बाद प्रत्येक राज्य में अनिवार्य कर दिया गया कि हर राज्य को पंचायत का गठन तो करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 40 भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं आर्टिकल 41 की। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों की योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किए जाएं तथा उनके लिए शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, यानी कि नागरिकों के लिए रोजगार भी प्रदान करना और उनके लिए शिक्षा भी उपलब्ध कराना। आपने एक वर्ड सुना होगा मनरेगा, नरेगा। ये जो देहात में, गांव में जो किसान होते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता है तो मनरेगा के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं।
आपने पढ़ा होगा। तो ये मान लीजिए कि इसका वर्णन आर्टिकल 41 में किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 42 की। ऐसा काम मनुष्य को देना जो काम वह कर सके, और अगर कोई स्त्री गर्भवती है या वो प्रेग्नेंट होने वाली है तो ऐसे में उनको सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। यहाँ तक कि अगर वो छुट्टी करती हैं, जिस समय वो गर्भवती हैं, वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको पूरे महीने की सैलरी भी मिलेगी, चाहे वो ड्यूटी पर आए या ना आए। ये सारा काम राज्य के हाथ में है और राज्य को ये काम करना चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 43 की। राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे मजदूरों का जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त कर सके। जो बात मैंने आपको आर्टिकल 41 में बताई है उससे कुछ मिलीजुली बातें हैं कि यहाँ पर मजदूर अपना जीवन निर्वाह कर सके, इसके लिए राज्य क्या काम करेगा। तो ये राज्य का काम है कि मजदूरों को जीवन निर्वाह करने के लिए उचित व्यवस्थाएं बनाए ताकि उनको रोजगार मिलता रहे। आर्टिकल 43। बात करते हैं 43 में और कौन चीज़ शामिल की गई है। नंबर 1, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी कि जो काम करने वाले हैं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 42वें संविधान संशोधन से इसको डाला गया। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। इसी में कहा गया कि राज्य का काम है कि वो भागीदारी सुनिश्चित करे मजदूरों की जो काम करने वाले हैं। आर्टिकल 43 के ख यानी कि बी में बोला गया 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसी के तहत एक सहकारी समिति का गठन हुआ जो इन सभी पर निगाह रखेगी और कामकाज को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। सहकारी समिति का गठन कब हुआ? 2011 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं आर्टिकल 44। इसमें कहा गया समान नागरिक संहिता, ठीक है। और इसी के तहत आपको पता होगा कि भारत का पहला राज्य गोवा बना है जिसने अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू किया है। आर्टिकल 44, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 भूलना मत। बात करते हैं आर्टिकल 45। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक व बालिका के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये कैसे हुआ था लागू? जब 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, उसी के तहत इसको लागू किया गया था और हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में इसको रख दिया गया था। और आपको पता है कि ये जो 21A है ये एग्जाम में लगभग कई बार पूछा जा चुका है और ये पूछा जाता रहता है हमेशा से। तो याद रखिएगा आर्टिकल 45 में ही इसके बारे में बताया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में पास हुआ था और इसको रखा गया है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21A में। यहाँ तक कि इसमें एक बात और बोली गई है कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल राज्य करेगा, जैसे कि आंगनबाड़ी खुलवाना, ताकि छोटे बच्चे जो हैं जो घर से ज़्यादा दूर जा नहीं सकते अपने गली मोहल्ले में भी आंगनबाड़ी में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ कर सकें। बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो इसमें कहा गया जो SC ST है, समाज के दुर्बल जो वर्ग हैं, जिनकी शिक्षा कमज़ोर है, जिनको शिक्षा मिल नहीं पाती है, जिनके साथ शोषण होता है, जिनका अन्याय होता है, तो उनकी हिफाजत और उनको सुरक्षित रखने का, उनको सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। ये बोला गया आर्टिकल 46। दोस्तों जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ आपके सामने। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, 45, 46, इन आर्टिकलों को गलती से मत भूलना, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 47, राज्य लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, जिसके लिए बताया गया कि वो अस्पताल खुलवाएगा। आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि और पशुपालन के आधुनिक तरीके और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग राज्य करेगा ताकि राज्य में दुधारू पशु संख्या बढ़ सके और कृषि व्यवस्था और सुदृढ़ मजबूत हो सके। आर्टिकल 48। बात करते हैं आर्टिकल 49। जो भी हमारे देश में ऐतिहासिक स्मारक है
जो भी हमारे राज्यों में ऐतिहासिक स्मारक हैं उन सब की देखरेख का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक इमारतों को कोई भी हानि ना पहुंचे। आर्टिकल 49, याद रखिएगा इस आर्टिकल को। आर्टिकल 50, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। यह राज्य का काम है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, यानी कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। आर्टिकल 50 अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। आर्टिकल 50 राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग रखने का काम करेगा। आर्टिकल 51 की बात करें, इसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा विदेश नीति का प्रयास करेगा भारत, या प्रत्येक राज्य का दायित्व है। यहां अंतर्राष्ट्रीय में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यह अंतर्राष्ट्रीय लिखा है। शांति सुरक्षा विदेश नीति, इन सबको मजबूत करने का प्रयास कौन करेगा? भारत करेगा। भारत के सभी राज्य करेंगे। आर्टिकल 51 आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 51 में। बस इतना ही आपको याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल 51A, जहां मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में, और वर्तमान में कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वां संविधान संशोधन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आने वाले वक्त में मैं आपके लिए संविधान संशोधन पर एक बहुत ही फर्स्ट क्लास वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपका मन बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा और आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन आसानी से याद हो जाएंगे। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे संविधान संशोधन करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं, आएंगे और आते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें, और कोशिश करें कि वो इस चैनल जितनी वीडियो उनको देखें, क्योंकि इन वीडियो से आपको सिर्फ फ़ायदा मिलेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।